Hello students, my name is Komal Malhotra, असिस्टेंट प्रोफेसर केएल मेहता दयानंद कॉलेज फॉर वुमेन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है। तो देखिए, जो एसएससी की जो टोटल इनकम होती है उसे हम तब तक डिटरमाइन नहीं कर पाते जब तक हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट ना करें, क्योंकि जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है उसी के बेसिस पर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि उस इंडिविजुअल की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। जैसे कि अगर कोई पर्सन है, अगर वो इंडिया में रेजिडेंट होता है तो उसकी पूरे वर्ल्ड की इनकम, चाहे वो इनकम इंडिया में अर्न करे या इंडिया से बाहर अर्न करे, उसकी सारी की सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। अब ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है ना, ये हर एक पर्सन के लिए एवरी ईयर कंप्यूट किया जाता है। यानी कि जैसे जैसे आपका प्रीवियस ईयर चेंज होता है तो हो सकता है कि उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस भी चेंज हो। तो रेजिडेंशियल स्टेटस को जो है हम एवरी ईयर कंप्यूट करते हैं। और जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है ना, वो आपकी सिटीजनशिप, आपकी नेशनैलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं होता। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है उसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज रेजिडेंट एंड सेकंड इज नॉन रेजिडेंट। अब अगर किसी पर्सन का स्टेटस, किसी एसएससी का स्टेटस इंडिया में नॉन रेजिडेंट है तो आपको फर्दर कुछ नहीं चेक करना। लेकिन अगर उसका स्टेटस इंडिया में रेजिडेंट का है तो अब आप चेक करोगे कि वो इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो रेजिडेंट को हम फर्दर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड सेकंड इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही और शी सेटिस्फाइज एनी वन बेसिक कंडीशन। यानी कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो इंडिया में रेजिडेंट कहलाएगा अगर वो कोई भी एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो होता क्या है, दो बेसिक कंडीशंस होती हैं। अगर वो इंडिविजुअल इन दोनों बेसिक कंडीशन में से किसी भी एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो उसका स्टेटस इंडिया में क्या हो जाएगा, रेजिडेंट का हो जाएगा। तो अब बेसिक कंडीशन हम चेक करते हैं। फर्स्ट बेसिक कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है जिसके लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट कर रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कम से कम 182 डेज रहा हो। सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या है, स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 ईयर। कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें वो कम से कम 60 डेज इंडिया में रहा हो और जो प्रीवियस ईयर से पहले के 4 ईयर्स हैं उसमें वो कुल मिलाकर कम से कम 365 डेज वो इंडिया के अंदर रहा हो। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल इन दोनों बेसिक कंडीशन में से किसी भी एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो उसका स्टेटस इंडिया में क्या होगा, रेजिडेंट का होगा। ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो हमारा 60 डेज वाला रूल है, यानी कि जो हमारी सेकंड कंडीशन है उसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। यानी कि कुछ केसेस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें इंडिविजुअल को पहली वाली ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, जो सेकंड वाली बेसिक कंडीशन होती है वो उसके लिए मैटर ही नहीं करती है। तो वो हमारे क्या क्या केसेस हैं, तो फर्स्ट एक्सेप्शन दे रखी है, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, और इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया से बाहर जा रहा है, या तो वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन के जा रहा है या फिर वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से, लाइक अगर किसी इंडिविजुअल को इंडिया से बाहर जॉब मिल जाती है और वो पर्सन जॉब के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, तो ऐसे पर्सन के लिए सेकंड वाली बेसिक कंडीशन नहीं होती है, वो उसके लिए मैटर ही नहीं करती है। ऐसे इंडिविजुअल को फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन ही फुलफिल करना मैंडेटरी है। अगर वो पहली बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो स्टेटस उसका रेजिडेंट का होगा, अदरवाइज हम उसे नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर कर देंगे। अब सेकंड एक्सेप्शन क्या है, सेकंड एक्सेप्शन है एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन comes on a visit to India and his total income excluding income from foreign sources। वही कहते हैं कि कोई भी इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है,
कोई भी इंडिविजुअल या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से अगर किसी भी इंडिविजुअल का बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि रहता तो इंडिया से बाहर है लेकिन वो इंडिया में विजिट करने आया है, पर्पस कोई भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, तो ऐसे पर्सन की टोटल इनकम जिसमें हम फॉरेन सोर्सेज की इनकम को एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि हम सिर्फ उसकी इंडियन इनकम को चेक करेंगे। अगर इंडियन सोर्स से उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा की है तो उसे 60 डेज की जगह कम से कम 120 डेज इंडिया में स्टे करना होगा प्रीवियस ईयर के अंदर, तभी वो बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। लेकिन अगर उसकी इंडियन सोर्स की इनकम 15 लाख से ज्यादा की नहीं है तो ऐसे पर्सन को 60 डेज की जगह कम से कम 182 डेज वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है अगर वो चाहता है कि उसे इंडिया में स्टेटस कौन सा मिले, रेजिडेंट का मिले। ठीक है, तो ये हमारी दो एक्सेप्शंस होती हैं। पहली एक्सेप्शन क्या है कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि इंडियन शिप के क्रू मेंबर के तौर पे या फिर वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से इंडिया से बाहर जा रहा है तो ऐसे पर्सन को पहली वाली बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। और सेकंड एक्सेप्शन क्या है कि कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि रहता तो इंडिया से बाहर है लेकिन वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में विजिट करता है तो उसकी इनकम के बेसिस पर हम चेक करते हैं कि 60 डेज वाली कंडीशन तो उसके लिए मैटर नहीं करती, या तो उसे 120 डेज इंडिया में स्टे करना होगा या फिर 182 डेज इंडिया में स्टे करना होगा। चलिए, अब हमने देख लिया, आपको क्लियर हो गया कि अगर कोई भी इंडिविजुअल दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो उसका स्टेटस इंडिया में क्या होगा, रेजिडेंट का होगा। अब जब हमें पता चल गया कि पर्सन इंडिया में रेजिडेंट है तो हम चेक करेंगे कि आइदर ही इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो देखिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या क्या होता है। An individual is said to be ordinarily resident in India if he satisfy both the additional condition। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल अगर वो बेसिक कंडीशन के साथ साथ दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसका स्टेटस इंडिया में क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट का। अब ये एडिशनल कंडीशन आपकी क्या है, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन है ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 2 years आउट ऑफ 10 years प्रिसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। यानी कि प्रीवियस ईयर से जो पहले के 10 साल हैं उसमें से कम 2 years उसका स्टेटस इंडिया में रेजिडेंट का रहा हो। सेकेंड एडिशनल कंडीशन क्या है, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 days ड्यूरिंग द 7 years प्रिसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। यानी कि जो प्रीवियस ईयर से पहले के 7 years हैं उसमें कम से कम कुल मिलाकर वो 730 days इंडिया के अंदर रहा हो। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन के साथ इन दोनों एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उसका स्टेटस इंडिया में क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट का। अब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या है हमारी कंडीशन, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया if he satisfies any one basic condition but does not satisfy both the additional conditions। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल है वो दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है लेकिन वो दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो उसका स्टेटस इंडिया में क्या हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का। अब आते हैं नॉन रेजिडेंट पे। तो नॉन रेजिडेंट के लिए क्या गिवन है, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही डज नॉट सेटिस्फाई एनी बेसिक कंडीशन ऑफ रेजिडेंट। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जो कि दोनों बेसिक कंडीशन में से एक भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ना तो वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना ही वो सेकंड बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो दोनों में से एक भी नहीं कर रहा ना, तो उस पर्सन का स्टेटस इंडिया में क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। अगर हम एक सिंपल टर्म्स
टर्म्स में बात करें तो उसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे। आपकी बेसिक और एडिशनल कंडीशंस आपको गिवन है। आपको देखना है अगर कोई इंडिविजुअल है जो दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है प्लस दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका स्टेटस क्या होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट का। अगर कोई इंडिविजुअल है जो बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई करता है लेकिन दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का। और अगर कोई इंडिविजुअल है जो बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ना तो फर्स्ट करता है ना सेकंड करता है, तो ऐसे इंडिविजुअल का स्टेटस इंडिया में क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट का। अब जब हम काउंट करते हैं डेज को तो हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। क्या है वो बातें? फर्स्ट है द डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर विल बी टेकन एज स्टे इन इंडिया। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया से बाहर भी गया है और वापस इंडिया आ गया है, तो कहते हैं जिस दिन आपकी फ्लाइट इंडिया में लैंड करती है, द डे ऑफ अराइवल, या फिर जिस दिन आपकी फ्लाइट इंडिया से टेक ऑफ कर रही है, बाहर जा रही है, द डे ऑफ डिपार्चर, इन दोनों डे को हम इंडिया में एज अ स्टे की तरह काउंट करते हैं। सेकेंड बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो हम डेज की बात कर रहे हैं कि 182 डेज है या फिर 60 डेज है, तो ये लगातार रहने की जरूरत नहीं है। एट अ स्ट्रेच होना मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। हो सकता है मे बी इंडिविजुअल कुछ दिन इंडिया में रहा हो, फिर बाहर चला गया हो, दोबारा इंडिया में आ गया हो, फिर कुछ दिन उसने इंडिया में रहकर वो गया हो, तो 182 डेज टोटल ईयर में होने चाहिए या 60 डेज पूरे ईयर में टोटल डेज आपके काउंट करने हैं। लगातार या एट अ स्ट्रेच रहना यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, अब हमने इतना सब कुछ पढ़ा कि हम इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस को कंप्यूट कर रहे हैं, तो रेजिडेंशियल स्टेटस का टैक्स से क्या रिलेशन है? क्या इसके बेसिस पर हम टैक्स कंप्यूट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जब तक हम पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट नहीं करते तब तक हमें नहीं पता चलता कि उसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है और कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। तो देखो, तीन तरीके के हमारे स्टेटस है। पहले हम बात करेंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए आपको ध्यान में रखना है, सिंपल सी बात है कि कोई भी इनकम वो अर्न करे, चाहे वो इंडिया में अर्न करे चाहे वो इंडिया से बाहर अर्न करे, उसकी हर तरीके की इनकम कहां पर टैक्सेबल होती है? इंडिया के अंदर। तो देखो, जैसे गिवन है, बोथ इंडियन एंड फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। फिर आता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या होता है कि वो इनकम जो कि उसने इंडिया में रिसीव करी है या फिर इनकम उसकी इंडिया में अक्रू हुई है, यानी कि जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपका इंडिया है, या फिर ऐसे बिजनेस से उसे इनकम हो रही है जो कि है तो सेटअप इंडिया से बाहर लेकिन उसका कंट्रोल कहां पर है? इंडिया में है। तो ऐसे बिजनेस से अगर उसे कोई भी इनकम होगी या फिर कोई भी इनकम जो कि उसे इंडिया में रिसीव हुई है या फिर इंडिया में अक्रू हुई है, ये सारी के सारी इनकम उसकी इंडिया में ही टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर उस इंडिविजुअल का स्टेटस इंडिया में नॉन रेजिडेंट का है तो ऐसे पर्सन के लिए सिर्फ और सिर्फ वही इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है जो कि इनकम या तो उसे इंडिया में रिसीव हुई है या फिर उसने इंडिया में अक्रू करी है। तो अब रेजिडेंशियल स्टेटस को कंप्यूट करने की क्या इंपॉर्टेंस है? अब आपने टॉपिक पढ़ा तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? डिटरमाइन स्कोप ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब देखो, जो टैक्सेबल इनकम होती है वो पूरे तरीके से किसके ऊपर बेस्ड होती है? रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर बेस्ड होती है, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है विच इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट। हेल्प्स इन टैक्स प्लानिंग। अब देखो, जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो आपको टैक्स को प्लान करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि इंडियन टैक्स सिस्टम आपको सुटेबल है तो आप अपने नंबर ऑफ डेज को ध्यान में रखेंगे ताकि आपको इंडिया में रेजिडेंट का स्टेटस मिल जाए, तो कहीं ना कहीं आपको टैक्स प्लानिंग में भी हेल्प करेगा। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करता है। अब देखो, अगर आप रेजिडेंशियल स्टेटस को कंप्यूट नहीं करते तो आपको नहीं पता कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। तो हो सकता है एक ही इनकम के ऊपर आपको दोनों कंट्रीज में टैक्स पे करना पड़ जाए। तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस को कंप्यूट करना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।